नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकेन कुमार जी मौजूद हैं। लोकेन कुमार जी के दिन का उनका सुबह का शुरुआत कैसे होता है उसको जानने के लिए आज हम सभी पहुंचे थे। लोकेन कुमार जी सबसे पहले तो अपने पुरखों के द्वारा बनाया गया जो मंदिर, पुरखों के द्वारा जो ये कह सकते हैं जो स्थापित किया गया मंदिर है। हालांकि इस मंदिर का पुनः जो निर्माण होता है इस मंदिर का वर्ष 2013 में ये लोकेन कुमार जी के द्वारा किया गया था। इस मंदिर में पहले वो पहुंचे थे। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देखेंगे उन्होंने पूजा पाठ खत्म किया। आइए कुमार जी, सबसे पहले तो हम चप्पल पहन लेते हैं। उसके बाद बातचीत का जो दौर है, बातचीत का जो इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। मेरे कैमरा पर विक्की आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर में ये लोकेन कुमार जी के पुरखौती मंदिर है। और इस मंदिर को पुनर्निर्माण वर्ष 2013 में, जैसे कि मेरे कैमरा पर सभी दिखा रहे हैं, श्रीमती रुक्मणी सिंह जो लोकेन कुमार जी की धर्मपत्नी है, लोकेन कुमार जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। आप देख रहे हैं एक पुरानी मंदिर है यहाँ पे। इस मंदिर को लोकेन कुमार जी के जो पिताजी हैं उन्होंने इस मंदिर का निर्माण उस दौरान करवाया था। तमाम तरह के जो सवाल हैं आज बातचीत करेंगे। अच्छा, पहला सवाल लोकेन जी, जैसे कि आप मंदिर पूजा करने आए थे तो आपके सुबह का दिनचर्या, आपका रूटीन कैसा है? जी, वैसे तो मैं पहले कॉलेज में प्राचार्य के रूप में नौकरी करता था, तो तब के दौर में दिनचर्या थोड़ी अलग थी। अब मैं गांव में निवासरत हूं और गांव की ज़िंदगी थोड़ी बदल जाती है। और मैं प्रातः जल्दी से तैयार होकर, क्योंकि गांव में बड़े जल्दी लोग तैयार हो जाते हैं, मैं भी जल्दी तैयार हो जाता हूं और उसके बाद मंदिर आकर पूजा अर्चना करके अपनी आगे की दिनचर्या शुरू करता हूं। ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है, हमारे कुल देवता का मंदिर है। भगवान शंकर को हम अपना कुल देवता मानते हैं, तो हम अपना हर शुभ काम यहाँ से शुरू करते हैं। और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं पहले भगवान शंकर के दर्शन करूँ, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करूँ। अच्छा लोकेन जी, चलिए चलते चलते बातचीत करते हैं। लोकेन जी, आज मैंने सवेरे से ही सोचा था, हम 2-3 दिन से प्लानिंग कर रहा था मैं कि आपका एक इंटरव्यू करूं, आपके निजी जीवन को लेकर भी आज बातचीत करूंगा। अच्छा लोकेन जी, कौन सा दौर था? स्टार्टिंग से आपके बचपन से हम बातचीत करते हैं। लोकेन जी, जब आप बचपन में, जब आप मुंगेर में पढ़ाई करते थे तो कौन से क्लास तक आपने यहाँ पर पढ़ाई किया था? और उस दौरान कैसा था देवभोग, और देवभोग की परिस्थितियाँ कैसी थी? पढ़ाई के लायक किन परिस्थितियों के बीच आपने यहाँ पर पढ़ाई अपनी पूरी की थी और कहाँ तक देवभोग में पढ़ा था, इसको बताइए। मैं बहुत छोटी उम्र में मैं यहाँ था, लगभग 8-9 साल की उम्र तक गांव में रहा हूँ। 4वीं क्लास तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव के स्कूल से पूरी की और उसके बाद मैं रायपुर चला गया आगे अध्ययन के लिए। मेरे पिताजी तब रायपुर में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे और मैं ही नहीं बल्कि मेरे सारे भाई बहन सभी रायपुर शिफ्ट हो गए थे। और फिर आगे का अध्ययन मैंने रायपुर से पूरा किया है। स्कूल की पढ़ाई मेरी रायपुर में हुई और कॉलेज मैंने भोपाल में किया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं स्नातक हूँ। तब के बहुत प्रसिद्ध महाविद्यालय मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। देवभोग जो है, तब यहाँ बिजली भी नहीं थी और आसपास के क्षेत्र में शायद कौन से सन की बात है? मैं 1974 में मैं रायपुर गया यहाँ से। तब शायद बिजली हमारे क्षेत्र में नहीं आई थी। हम लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे बचपन में। और शिक्षा दीक्षा में ये क्षेत्र तब बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। संभवतः अपने इलाके के मैं चंद छात्रों में रहा हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था उस दौर में। मैं अपने समाज का पहला विद्यार्थी था जिसने इंजीनियरिंग का अध्ययन किया, पढ़ाई की थी। अच्छा लोकेन जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा, पढ़ाई के दौरान जीवन कितना ज़्यादा संघर्ष में रहा है? चूँकि आपने रायपुर में पढ़ाई की, आप इसका भोपाल पढ़ाई करने चले गए, जीवन कितना ज़्यादा संघर्ष में रहा है? उन चीज़ों के बारे में दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, मैं मूलतः एक कृषक परिवार से आता हूँ और देवभोग बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। सांस्कृतिक रूप से हम लोग जरूर समृद्ध थे, लेकिन शिक्षा जगत में ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था। और जब मैं रायपुर में पढ़ रहा था तब रायपुर भी बड़ा शहर नहीं था। 1980 के दौर में रायपुर उतना बड़ा शहर नहीं था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया भोपाल, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना उस दौर में बहुत दुर्लभ घटना था हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए। और मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ विद्यार्थी था और अचानक मैं अंग्रेजी माध्यम में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। तो शुरुआती जो 1-2 वर्ष थे बहुत कठिन रहे मेरे लिए, क्योंकि भाषा बदल जाती है पढ़ने की। हम मूलतः हिंदी भाषी राज्य से आते थे, हिंदी भाषी माध्यम में हमने पढ़ाई की थी।
तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरुआती 2 साल तो बहुत कठिन थे मेरे लिए, और मैं ग्रामीण परिवेश से गया हुआ विद्यार्थी था, और वहाँ बहुत ही आधुनिक महाविद्यालय था। अंग्रेजी बोलने वाले छात्र ज़्यादा थे, क्योंकि पूरे भारत के छात्र और विदेश के छात्र वहाँ पढ़ने आते थे। तो मेरे लिए एकदम नया माहौल था। 1-2 वर्ष के बाद मैं अपने आप को स्थापित कर पाया। शुरुआती 2 साल बहुत संघर्षपूर्ण रहे हमारे लिए, भाषा को लेकर बड़ा संघर्ष था वहाँ पर। और ग्रामीण परिवेश के छात्रों का इंजीनियरिंग और मेडिकल में उस समय पढ़ना दुर्लभ घटना भी था, और हमारे लिए कठिन भी था, क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में कभी किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की थी। जी अच्छा, लोकेन जी आपसे भी पूछना चाहूँगा, जब आपका जॉब लगा तो आपने किन चीज़ों की पढ़ाई की थी? क्या उस दौरान आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आपने बैठे थे, कोई प्रतियोगिता परीक्षा को आपने फाइट किया था? क्या रहा था जब आपको जॉब लगा था? 1988 में मैं लोक सेवा आयोग, जो तब मध्य प्रदेश हुआ करता था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मैं एक महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर चयनित हुआ था। और हालांकि मेरा चयन भिलाई स्टील प्लांट में भी हो गया था, और लोक निर्माण विभाग में भी उस समय, लोक निर्माण विभाग नहीं, सॉरी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स करके एक संस्था और है, वहाँ भी मेरा चयन हुआ था। तो 2 और नौकरी मुझे मिली थी, परंतु मुझे लगा कि मुझे शिक्षा में जुड़ना है, और शिक्षा के प्रति मेरे लगाव की वजह से मैंने कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नौकरी करना उचित समझा। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा मैं, जैसे आपने कहा था कि उसके बाद आपका एक प्राध्यापक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई थी, तो आपकी पहली नियुक्ति कहाँ हुई थी? पहली नियुक्ति होने के बाद किस जगह पर आप पहली बार गए थे? उसके बाद वहाँ पर अपने आप को ये कह सकते हैं, कोई भी नया जगह जाने में थोड़ा सा व्यक्ति को बैलेंस करना पड़ता है, संयमित करना पड़ता है अपने जीवन को, तो फिर कैसा रहा था उस दौरान, वो दौर कैसा रहा था? 1989 में मेरी पहली नियुक्ति हुई थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला में, और लगभग 3 वर्ष तक मैंने वहाँ पे सेवाएं दी। तो उसके बाद मेरा स्थानांतरण अभी वर्तमान जो धमतरी में महाविद्यालय है, बालराव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक रुद्री धमतरी में हुआ था, और सन 2000 से मैं वहाँ बतौर प्राचार्य में सेवारत रहा, और मेरे सेवानिवृत्ति तक मैं प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहा। लगातार लगभग 22 वर्ष मैंने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धमतरी में प्राचार्य के पद पर कार्य किया। तो दोनों स्थानों पे ही मेरा लंबा समय व्यतीत हुआ। मैक्सिमम समय तो मैं धमतरी में ही रहा हूँ। जी अच्छा, लोकेन जी आपके विषय में हमने एक चीज़ और ये भी सुना है कि जैसे आप जॉब में भी थे, लेकिन आपका मन कचोटता था कि भाई मुझे तो मेरे गांव के लोगों की सेवा करना है, मुझे समाज के लोगों की सेवा करना है, समाज के बीच जाना है, समाज के लोगों से मुझे मिलना जुलना है। हालांकि आपका जीवन तो सेटल था। जी। 22 सालों तक आप एक रुद्री, मतलब छत्तीसगढ़ के नामी कॉलेज में से आता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज। जब भी नाम लिया जाता है तो रुद्री का नाम पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आता है, और उस कॉलेज के आप प्राचार्य रहे हैं, बड़े लेवल पे आप रहे हैं। लेकिन मन क्या बोलता था जब आप भी जॉब में रहते थे? तो मन कहते हैं ना, जब इंसान कुछ कर नहीं, मतलब इंसान के मन में जब इच्छाएं रहती है तो अंदर से कई तरह के सवाल उठते हैं। आपके मन में किस तरह का सवाल उठता था अंदर से? देखिए, मैं जैसे हमारी पूर्व चर्चा हुई थी, मैं देवभोग के इस अंचल से आता हूँ। देवभोग जो है, किसी ज़माने में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस दौर में देवभोग को बड़ा काला पानी जैसा समझा जाता था। इस जिले में रायपुर जिला तब बड़ा जिला हुआ करता था। और जिस दौर में मैं पढ़ाई कर रहा था, ये शिक्षा दीक्षा में ये क्षेत्र उतना विकसित नहीं हुआ था। निश्चय ही मैं जब इस पद में पहुंचा तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मेरे परिवार के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ें। जी। तो मैं शुरू से समाज सेवा से जुड़ा हुआ था, बल्कि हमारे जो सामाजिक संगठन है अखिल भारतीय गुणाना गुण महासभा, उसमें विगत 15 सालों से मैं राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से काम कर रहा हूँ। पूरे भारत भर में हम दौरा करते हैं इसके लिए, सामाजिक चेतना बढ़ाने, विशेष करके शिक्षा दीक्षा और स्त्री शिक्षा पे हमारा जोर रहता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं पढ़ेंगी तभी समाज का चेहरा बदलेगा। और मैं इस प्रयास में शुरू से लगा हूँ, और लगभग 15 सालों से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। और शिक्षा जगत में होने का एक फ़ायदा यह भी हुआ है कि शिक्षा के फायदे और शिक्षा को लेके जागरूकता का जो भाव है मेरे मन में शुरू से था कि हमको इस क्षेत्र में ही काम करना है। जी। और जब मैं
नौकरी कर रहा था तो मेरे अंदर थोड़ी सी बेचैनी थी कि हमारा क्षेत्र विशेष करके देवभोग अंचल जो है शिक्षा जगत में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। जी। तो अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर इस क्षेत्र में काम करना चाहूँगा और मेरे मन में ये भावना शुरू से थी। मैं अपने गांव से लगातार संपर्क में रहता था, यहाँ के सभी कार्यक्रमों में मैं पार्टिसिपेट करता था, बल्कि मैं प्रयासरत भी होता था कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को भी मैं मार्गदर्शन दे पाऊँ। मैं करियर काउंसलिंग के कार्य भी मैं धमतरी ज़िले में जहाँ मैं पदस्थ था वहाँ भी करता था। मेरी कोशिश है कि यहाँ भी अब मैं करूँ और निश्चय ही इस दिशा में मैं कुछ ना कुछ अब शुरू करूँगा। अच्छा लोगन जी, आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके जो कार्यकर्ता हैं रवि जुबान में कहीं ना कहीं चर्चा करने लगे हैं कि हमारे नेता कुंवरराज जी अब जब चुनाव है तो जिला पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बयां कर रही है कि यदि कहीं मौका मिलता है तो लोकेन कुंवरराज जी जरूर मैदान पर आएंगे। तो क्या माना जाए, लोकल टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? यदि मौका मिलता है, कार्यकर्ता यदि चाहते हैं, कार्यकर्ता यदि प्रेशर करते हैं, चूँकि एक नेता तभी परिपूर्ण माना जाता है जब उनके कार्यकर्ताओं के जो उनके मन में क्या है उन बातों को जानता है, उन बातों को पूरा करता है। यदि कार्यकर्ता चाहेंगे तो क्या लोकेन कुंवरराज जी चुनावी मैदान में आएंगे? कार्यकर्ताओं की इच्छा तो है, बहुत सारे हमारे समर्थक हैं, हमारे साथी हैं, वो अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं उसमें आप जिला अथवा जनपद के लिए तैयारी करें। मैं अपने स्तर पर अभी तय नहीं कर पाया हूँ और बहुत जल्दी अपने समर्थकों से मिलके इस बारे में चर्चा करूँगा और यदि सारे समर्थक चाहेंगे तो इस पर कोई उचित फैसला भी जरूर लूँगा। अच्छा लोकेन जी, आपके विषय में सुना, मैंने ये भी सुना है कि लगभग आपकी ज़मीन भी है मुंगेर में, 15-17 एकड़ आपकी ज़मीन है। तो क्या आप खेती किसानी के कामों में इंटरेस्ट लेते हैं क्या? बिल्कुल, आज मेरे यहाँ धान की कटाई चल रही है जी। और निश्चय ही मैं किसान घर का बेटा हूँ और किसानी तो हमारे नस नस में है जी। और मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रामीण समाज की इकोनॉमी का ये रीढ़ है। अगर किसानी हमारी मजबूत रहेगी तो ये हमारा आर्थिक जो ढांचा है ग्रामीण समाज का वो बेहतर होगा। जी। तो मैं खुद भी किसानी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण समाज के लोग हैं वो उन्नत खेती करें और अपना आर्थिक ढांचा को बेहतर करें। अब आप लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में रहते हो कैसे भूमिका निभाएंगे? क्योंकि 4 साल का समय बचा है। कोशिश करेंगे कि हम अपने जो किसान भाइयों के जो समस्याएं हैं उसको लेके जहाँ तक भी जरूरी हो वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। उनके हक की लड़ाई हम जरूर लड़ते रहेंगे और इसी के लिए तो आए हैं भाई। यही हमारा काम है कि क्षेत्र का जो विकास है उसमें एक जो महत्वपूर्ण कड़ी है किसानी वो बेहतर हो। उनके किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके जो संसाधन विकसित करने का जो भी कार्य है उस पर हम अपनी भागीदारी निभाएं, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और विपक्ष की काम ही यही है। लोकेन जी, आपके विषय में मैंने जब आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी तब भी मैं आपके विषय में कई घरों में चर्चा सुनता था। कई माता पिता एग्जाम्पल देते थे कि भाई कुंवररा परिवार के जो बड़े लड़के हैं आज देखो बड़े पोस्ट में हैं, बड़े जगह में हैं, देखो आज प्राचार्य हैं धमतरी रुद्री कॉलेज के, तो तुम भी ऐसे बनो अपने बेटा। कई बार मेरे सामने भी कई जो माता पिता एग्जाम्पल देते हुए नजर आए हैं। तो लोकेन जी, जो अपने बच्चे को डिप्टी कलेक्टर या बड़े पोस्ट में देखना चाहता है, हमारे देवभोग क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जैसे कई लोग नीट क्लियर करके डॉक्टर बन रहे हैं या अन्य तरह के कई पोस्ट में जा रहे हैं, किसी ने पीएससी भी क्लियर किया है, जैसे झाराभाल के एक युवक है और जीएसटी इंस्पेक्टर के पद में पदस्थ है। तो लोकेन जी, जो हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभाएं जो आगे बढ़ रही है उनको लेकर लोकेन कुंवरराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी निजी राय है कि इसके प्रयास जो हैं स्कूल स्तर पे ही शुरू हो जाने चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ, कुछ स्कूलों का मैंने दौरा किया था और मैं व्यक्तिगत रूप से छात्रों से मैंने बात की तो उनके अंदर अवेयरनेस की कमी मुझे लगी। उनको जानकारी का अभाव कहना चाहिए, ये मैं तो नहीं कहूँगा कि अवेयरनेस, बल्कि जानकारी का अभाव है उनके पास कि इस तरह के एग्ज़ाम के लिए उन्हें क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में इस विषय पे अगर हम काम करें तो प्रतिभाओं की कमी तो कहीं पर भी नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे ग्रामीण अंचल में भी बेहद प्रतिभाशाली बच्चे हैं। यदि उन्हें अवसर मिले तो वो पीएससी यूपीएससी सभी जगह आगे सफल हो सकते हैं। मार्गदर्शन की कमी और जानकारी की कमी से वो पिछड़ रहे हैं। तो मैं आने वाले सालों में मेरी योजना का ये हिस्सा है कि इन बच्चों के लिए मार्गदर्शन का एक काम केंद्र यहाँ पर शुरू करें और मैं इसकी चर्चा हमारे जो
मित्र हैं, हमारे शिक्षा जगत से जुड़े साथी हैं, उनसे कर रहा हूँ और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इस पर मैं आपके सामने योजना लेकर आऊँगा। तो आप लोकेन कुमार जी को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बताया। उन्होंने ये भी बताया कि धमतरी में जो लगभग 22 सालों तक उनका सफ़र रहा है, वो सफ़र कैसा था। लोकेन कुमार जी ने कहा है कि प्रतिभा की कहीं भी कोई कमी नहीं है, बस उन्हें उचित मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। ऐसे में कुमार जी ने ये भी हमारे चैनल के जो बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में एक योजना बन रही है, जो शिक्षा जगत के लोगों से बातचीत चल रही है, मार्गदर्शन को लेकर एक जल्द ही एक ऐसी चीज़ों को लेकर आप लोग सामने आएंगे लोगों के बीच में, जिससे जो बच्चों को मार्गदर्शन में मिलेगा और उनके लिए एक उचित प्लेटफॉर्म भी सेट होगा और अपने जीवन में सफल भी होंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी मुंगेर।